नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IQ रैंकर्स में। ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है और यहाँ पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। इससे संबंधित जो भी नोट्स और PDF होंगे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसी कड़ी में हमने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 और 9 को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 की बात कर रहे थे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अंग्रेजी में से कहते हैं। और हम ये जो चैप्टर आपका आता है वो मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। मेंसुरेशन 2D और 3D के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेंसुरेशन 2D और 3D के बारे में जब हम बात करेंगे, कुछ आकृतियां आपने पढ़ी होंगी, 2D क्या होता है और 3D क्या होता है, बस थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं, क्या 2D है और क्या 3D है। अगर आपके सिलेबस के हिसाब से देखें, जो आपकी 2D आकृतियां और जो 3D आकृतियां हैं, बस उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। 2D का मतलब क्या होता है? द्विविमीय होता है, 2 डायमेंशनल अंग्रेजी में इसे बोलते हैं और हिंदी में क्या बोल देते हैं? द्विविमीय। द्विविमीय का मतलब आपका क्या हो जाता है? द्विविमीय आपकी जो होती है, आप अगर द्विविमीय की बात करते हो तो इसमें केवल और केवल दो विमाएं होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई, ठीक है। और अगर हम बात करें 3D की, तो 3D आपका क्या होता है? 3 डायमेंशनल कहलाता है। और ये कैसी आकृति होती है? एक आपकी त्रिविमीय आकृतियां, मतलब हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकृति बोलते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल या फिर त्रिविमीय, ये आपकी जो आकृति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? त्रिविमीय आकृति हो जाएगी। 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल। इतनी बात आई समझ में? 3 डायमेंशनल में क्या एक्स्ट्रा चीज आ जाती है जी? इसमें लंबाई, चौड़ाई और इसके साथ साथ आपकी ऊंचाई भी आ जाती है, ठीक है। क्लियर है इतना? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी आपकी आ जाती है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक है। अगर हम 2 डायमेंशनल चीजों की बात करें, आपसे इसमें क्या पूछा जाता है? आपसे इसमें पूछा जाएगा कि भैया परिमाप निकाल दो, ठीक। आपसे 2 डायमेंशनल उसके सवालों में पूछा जाएगा कि भाई इसका क्षेत्रफल निकाल के हमको बता दो, ठीक। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया विकर्ण बता दो, कि भाई आपके पास एक 2D आकृति है, उसमें आपको परिमाप निकालना पड़ता है और उसमें क्षेत्रफल। अगर हम बात करें 3D आकृति की, तो 3D आकृति क्या होती है? देखिए, हम एक तरीके से अंतर करते हुए चल रहे हैं। तो जैसे हमने एक पहला हमने कहा द्विविमीय आकृति, ये 2 डायमेंशनल होता है, ये 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर रहे हैं। इसमें किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे जी? परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और 3 डायमेंशनल में आपका ये चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आपको पूछा जाएगा। आपसे इस मतलब 2D आकृतियों में कभी भी ये नहीं पूछा गया होगा आज तक कि भाई इसका आयतन निकाल के हमें बता दो, ठीक है। इतनी बात आई होगी समझ में, ठीक। अब हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने कौन कौन सी द्विविमीय आकृतियां पढ़ रखी हैं? आपने पढ़ा है आयत के बारे में, आपने पढ़ा है वर्ग के बारे में, और आपने पढ़ा है वृत्त के बारे में, ठीक है। आयत के बारे में हमने पढ़ा, वर्ग के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा वृत्त के बारे में, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें इधर 3D आकृतियों की बात करें, 3D आकृतियों में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हमने सुना है घनाभ के बारे में, हमने पढ़ा है घन के बारे में, हमने पढ़ा है शंकु के बारे में, बेलन के बारे में पढ़ा है, लंब वृत्तीय बेलन इसको बोला जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा है शंकु के बारे में, हमने पढ़ा है गोले के बारे में, और फिर हमने पढ़ा है अर्धगोले के बारे में, ठीक है। अर्धगोला, ठीक। आयत अगर हम बात करें, आयत अंग्रेजी में रेक्टेंगल होता है। क्या होता है आयत? आपको सब जानते ही होंगे, ठीक। आयत एक ऐसी द्विविमीय आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। आइए पहले हम 2D जो भी आकृतियां हैं उनके फॉर्मूलोज के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। ये 3 आकृतियों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। वैसे आपकी और भी कई सारी द्विविमीय आकृतियां होती हैं, तो उनके बारे में हम फिर कभी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं 2D आकृतियों के बारे में। 2D आकृतियों में हमने किसकी बात की? सबसे पहला जो हमारा शेप थी आयत, ठीक। आयत क्या होता है, ठीक। तो आयत हमने कहा, आयत आपको अंग्रेजी में इसे क्या बोला जाता है भैया? रेक्टेंगल बोला जाता है, रेक्टेंगल, ठीक।
आयत क्या होता है? एक ऐसी द्विविमीय आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर आप क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा तो क्लास 9th में आपने जब आप चैप्टर को पढ़ रहे होगे इससे संबंधित, तो उसमें लिखा है कि भैया आयत आपका एक समांतर चतुर्भुज होता है जो क्या होता है, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो आयत की आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी। अब अगर जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है, मैंने आपको एक बार बता तो दिया ही है, फिलहाल हमें उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप क्या करोगे, आयत आप इसको बना लोगे। ठीक है, एक आयत बना लिया। अब आयत में अगर हमने ए से बी तक की बात की, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। द्विविमीय आकृतियों की बात कर रहे हैं तो ये लंबाई हो जाएगी और यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब आमने सामने की भुजाएं आयत में आपने कहा कि बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये वाली भुजा भी इसकी बी हो जाएगी और ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ठीक ठीक, इतनी बात आई समझ में। ये आयत हो गया। आयत का आपसे क्या पूछा जाएगा, हमने कहा आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा कि भैया इसका परिमाप बता दो, परिमाप। तो हम कहेंगे कि परिमाप, अगर हमने परिमाप शब्द को समझ लिया, इसके शब्द को, परिमाप का मतलब क्या होता है इसको ही समझ लिया तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, क्या होता है भैया, पेरीमीटर अंग्रेजी में से कहते हैं। ठीक, परिमाप क्या होता है, अगर हमने इसका संधि विच्छेद कर लिया तो आप कहोगे कि भाई इसको दो भागों में तोड़ सकते हो, परिमाप को, परि प्लस माप। परि का मतलब क्या होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर, किस चारों ओर, और माप का मतलब क्या होता है, मापन। ठीक है, किसी आकृति के चारों ओर की जो माप होती है या फिर उसकी जो बाहरी भुजाएं होती हैं उनका मापन ही उसका क्या कहलाता है, परिमाप। आपको क्या कर देना है, चारों भुजाओं का योग कर देना है, वही आपका परिमाप होता है। ठीक, या फिर अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, किसी भी आकृति का जब भी आपसे परिमाप निकालने को कहा जाए, आप क्या करोगे, किसी एक पॉइंट को पकड़ लोगे और वहां से इस पे चलना शुरू कर दोगे। जितना जितना चले उनको जोड़ते जाओ, वही आपका जैसे एक कंप्लीट चक्कर हो जाएगा, आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। जैसे अगर आपने अभी ए से चलना शुरू किया तो मान लो ए से बी तक आप गए तो कितना चले, तो आपने कहा जी एल चले। फिर हमने कहा बी से सी तक जाओगे तो कितना चलोगे, बी। हमने कहा जोड़ दो इसी में। फिर क्या जोड़ दोगे, फिर सी से डी तक जाओगे, बोले एल जोड़ दो इसी में। ठीक है, और फिर डी से अगर आप ए तक जाओगे तो हम कहेंगे फिर से बी जोड़ दो। आपने कितने एल हो गए, आप कहेंगे जी एक एल ये है, एक एल ये है। हमने दो बार तो लंबाई को चला और बी ये आपने दो बार चौड़ाई को चला। तो अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लेते हो तो आपको ये जाना पहचाना फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयत का परिमाप बोलते हैं। क्लियर है इतना, ये आयत का आपका परिमाप होता है। ठीक, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, आयत का जो क्षेत्रफल होता है या फिर जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, वो क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, मतलब ये वाली चीज और इसकी, इन दोनों की आपको गुणा करा दोगे, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक और चीज हमको याद रखनी चाहिए कि भी जो परिमाप होता है इसकी यूनिट क्या होती है। परिमाप की जो यूनिट होगी या जो इकाई होगी, इसकी जो यूनिट आएगी वो या तो आपको केवल और केवल मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, ऐसे करके, या फिर जो भी इसकी यूनिट होगी उसमें कोई पावर नहीं लगी होगी। ठीक है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो वो किसकी यूनिट होगी, क्षेत्रफल की यूनिट होती है। हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट कुछ भी लिखा हो, ठीक है, वर्ग इकाई लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ये सब किसकी यूनिट होती हैं, ये सब आपकी होती हैं क्षेत्रफल की यूनिट। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए। इतनी बात आई समझ में। आयत के बारे में जो चीजें हमने बात की वो आपसे ये रही। ठीक है, परिमाप क्या होता है हमने आपको बताया। परिमाप का मतलब होता है इसकी चारों भुजाओं का योग, इसकी बाहरी सीमाओं का जो योग है। और क्षेत्रफल क्या होता है, बाहरी सीमाओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्र। मतलब बाहरी सीमाएं कौन सी हैं, ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी। इनने कितनी जगह घेर रखी है, तो इनने जितनी जगह ये घेर रखी है वही आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसको हम लंबाई और चौड़ाई के गुणा करके निकाल सकते हैं कि किसी चीज ने कितनी जगह घेर रखी है। मतलब इसने इतनी लंबाई ले रखी है, इतनी चौड़ाई, दोनों की मल्टीप्लाई आप कर दोगे, आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका आयत। आयत से हमने क्या क्या निकाला, हमने परिमाप का फॉर्मूला बनाना सीखा, हमने क्षेत्रफल के बारे में सीखा। अब हम चलते हैं वर्ग की ओर। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ग की, ठीक, वर्ग की, वर्ग,
अब अगर हमने वर्ग की बात की तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अगर हमने इसके बारे में भी बात की ABCD, वर्ग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग आपका क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक, अब जो वर्ग होता है आपने कहा प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर आपने इसको A मान लिया तो इसका मतलब इसका ये वाला पार्ट भी A कहलाएगा, ये वाला ये भी हम A ही लिखेंगे। ठीक है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, इसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है, हमें यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी परिमाप की। ठीक है, हमसे पूछा जाएगा कि भैया वर्ग का परिमाप बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो आपसे जब भी हमने कहा परिमाप पूछा जाए या पेरीमीटर पूछा जाए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, परिमाप या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आपने क्या करना है, आप एक कोने पे जाके खड़े हो जाओ और वहां से चक्कर लगाना शुरू कर दो। ठीक है, बाहरी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। A से B तक गए, आपने कहा A गए हम, फिर B से C तक गए तो आपने कहा जी A गए, फिर C से D तक गए तो कितना गए, A गए, और D से A तक गए तो आप कितना गए, A गए। तो A प्लस A प्लस A प्लस A कितना A हो गया भैया, 4A हो गया। तो यही आपका वर्ग का परिमाप होता है। आपसे कोई पूछता है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4A हो जाएगा। और A हमारी है क्या, A एक तरीके से भुजा है, तो आप क्या कर सकते हो, 4 इंटू साइड या 4 गुणा भुजा भी आप इसे बोल सकते हो। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, ठीक है, हम किसकी बात करने वाले हैं, क्षेत्रफल की, कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल वही एरिया। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया आपने कहा कि भी जो इसका एरिया हो जाएगा ना, एरिया हो जाएगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, एरिया आपका क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप कहोगे भी लंबाई गुणा चौड़ाई। हमने कहा यहाँ पे लंबाई कितनी है, तो बोले लंबाई को A बोल रखा है इन्होंने। चौड़ाई कितनी है, तो बोले चौड़ाई को भी क्या बोल रखा है, A बोल रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। A स्क्वायर को हम A को क्या मान रहे थे, भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर या भुजा का वर्ग हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अभी हमने आयत के बारे में बात की है और हमने वर्ग के बारे में बात की है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, सर्कल की या वृत्त की। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, वृत्त की, वृत्त या फिर सर्कल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मान लीजिए सेंटर हो गया। ठीक है, तो इसका जो इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें आपको वृत्त का परिमाप नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे परिमाप नहीं, देखिए अगर आप बात वही है परिमाप ही, लेकिन वृत्त के केस में इसको क्या बोल रहे हैं ये लोग, परिधि बोल रहे हैं। ठीक है, इसे परिधि या फिर सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ठीक है, और आगे वृत्त का परिमाप कह दें, तो वृत्त का परिमाप हो या फिर परिधि हो, एक ही बात होती है। वृत्त के केस में बस उसी परिमाप को इन्होंने क्या बोल दिया, परिधि बोल दी है। ठीक है, तो परिधि भी आपकी चारों ओर की जो दूरी है वही हो जाएगी, चारों भुजाओं का योग। अब इसमें भुजा तो है नहीं, तो इसे, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पहली बात सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। सरकमफ्रेंस आपका कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है, 2πr होता है। ठीक, अब 2π अगर हम इस चीज को याद रखने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं, आपने एक कहानी पढ़ी होगी, आपने कहानी पढ़ी होगी, भगवान जो गणेश जी हैं और कार्तिकेय महाराज हैं। ठीक है, तो इनके बीच शर्त लगती है कि भी पूरे के पूरे ब्रह्मांड का कौन पहले चक्कर लगा के आ जाएगा। अब कार्तिकेय महाराज का जो वाहन था वो मोर था और गणेश जी महाराज के पास
उनका मूसक राज या फिर उनके जो चूहे हैं वो थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा भी कार्तिकेय महाराज सोच रहे थे कि हम तो जीत ही जाएंगे, हमारा मोर बहुत स्पीड में दौड़ता है और इनका जो मूसक महाराज हैं वो तो स्पीड में चलते नहीं हैं। ठीक, तो हो गई, शर्त लग गई और वो दौड़ने चले गए। अब कार्तिकेय महाराज निकल गए और वो दौड़ के वापस आए। अब उन्होंने देखा कि क्या नाम है, गणेश जी तो है गए नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम तो कहीं यहाँ से हिले ही नहीं हो। तो बोले हाँ हमने। बोले आप ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ गए क्या? तो गणेश जी बोले हाँ हम तो लगा के आ गए। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर का चक्कर लगाया था, माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाया था। और अगर हम उन्होंने जो कार्तिकेय महाराज हैं उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था। ठीक है, तो अगर आप बताओ कि किसने ज्यादा परिधि चली होगी तो आप क्या कहोगे? उसकी किसने ज्यादा परिधि चली होगी तो आप कहेंगे कि कार्तिकेय महाराज ने ज्यादा परिधि चली होगी। कैसे कैसे? हमने कहा कि भी देखो, एक चक्कर अगर हमने एक छोटा सा ये वाला गोला लिया, ये छोटा चक्कर है, तो आपने कहा ये कितने डिग्री घूमा है, तो आप कहोगे 360 डिग्री घूमे हैं। एक ये वाली चक्कर है, ये आपका कितना है, ये भी 360 डिग्री घूमा हुआ है। 360 डिग्री का ही तो एंगल है, यहाँ पे भी हम 360 डिग्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम 360 डिग्री की बात कर रहे हैं। ये इसका सेंटर होगा मान लो। अब गणेश जी महाराज ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था कि भाई मेरे लिए तो मेरे जो भगवान हैं वो कौन है, मेरे लिए तो मेरा जो पूरी दुनिया है, जो ब्रह्मांड है, वो मेरे माता पिता हैं। तो हमने उनको उनके चक्कर लगा लिए और इस तरीके से जो गणेश जी थे उनकी जीत हुई थी, उन्हें जीता हुआ माना गया था। ठीक है, उनकी बुद्धिमत्ता के कारण। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमने बात की, यहाँ ये जो क्या है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो आप एक चीज आप देखोगे कि आप जो 360 डिग्री आप घूम रहे हो, ये भी 360 डिग्री, एक चक्कर का मतलब क्या है 360 डिग्री घूमना, लेकिन इनकी रेडियस क्या थी, छोटी। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये चीज? रेडियस के ऊपर। ये वाली चीज भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के अंदर। ये भी रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं मान लो इसका सेंटर इस तरीके से आर। ठीक है, तो 360 डिग्री को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2 इंटू 180 इंटू आर। ठीक है, अगर आप क्लास 11th में जाओगे तो 180 डिग्री को आपको जब एंगल की बात करते हैं तो 180 को पाई बोला गया है, तो आप इसे क्या याद रख सकते हो? 2 पाई आर। ऐसे ही ये वाला 360 को आप क्या बोलते हो? 2 पाई बोलते हो। तो ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक है, ये खाली याद करने के लिए, ये चीजें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए बताई जा रही है। ठीक है, तो परिधि आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने इसकी बात की, परिधि के बाद अगर हम इसकी किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल की बात करते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया आपका पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक की हमने चीजें समझ ली हैं। अब हम अपने ओरिजिनल चैप्टर पे आ जाते हैं जो हमें करना था कि भाई एक आपका होता है जो 3D आकृतियां हैं, ये सारी की सारी जो हमने आकृतियां पढ़ी वो 2D आकृतियां थी। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? 3D आकृतियों की बात करने वाले हैं। 3D आकृतियां क्या होती हैं ये एक बार उनको देख लेते हैं। 3D आकृतियों की अगर बात करें तो 3D आकृतियों में हम किसको पढ़ रहे थे? घनाभ। ठीक, ये हमारी क्या है? एक 3D आकृति है। और जो ये 3D आकृति है, 3D आकृति में आपने ये जो घनाभ है, घनाभ में ये वाली साइड को मैं L बोल दूं, इस चीज को मैं B बोल दूं और इस चीज को मैं क्या बोल दूं? H बोल दूं। ठीक है, ये चीज लंबाई हो गई, ये चीज चौड़ाई हो गई, ये चीज ऊंचाई होगी। जो घनाभ होता है वो घनाभ हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये घनाभ का प्रत्येक फलक आपका क्या हो जाएगा? ये घनाभ है हमारा। ठीक है, आपने दवाइयों के सिरप के डिब्बे देखे होंगे, आपने घर में रखी हुई पेटियां वगैरह देखी होंगी, तो ये क्या है? ये आपके सब घनाभ का रूप है। आपकी जो बुक है वो भी क्या है? एक घनाभ है। अगर आप घनाभ और जैसे उसका सिंगल पेज की बात करोगे, अगर उसकी मोटाई को हम नगण्य माने तो क्या हो जाएगा? उसकी जो पेज हो जाएगा वो एक आयत होगा और जो आपका पूरी किताब हो जाएगी वो आपका घनाभ कहलाती है। अब ये जो घनाभ होता है इसमें कितने फलक होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6
मतलब टोटल कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए या 6 पृष्ठ हो गए। ठीक है, तो हमें यहाँ पृष्ठ इसलिए समझने चाहिए क्योंकि हमसे पूछा जाएगा संपूर्ण पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ। ठीक है, हमसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो हम यहाँ से इन्हीं चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, क्या पार्श्व पृष्ठीय होता है और क्या संपूर्ण पृष्ठीय होता है। ठीक है, तो अगर हमने कहा इसमें टोटल कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। पार्श्व पृष्ठ का मतलब क्या होता है आपका, 1 2 3 4, मतलब आप जिस भी रूम में बैठे हो उसकी 4 दीवारी का, अगर वो भी एक घनाभाकार कमरा होगा और उसकी 4 दीवारी जो होती है, जो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या कहलाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और अगर हम इधर और इधर देखें तो ये आप नीचे छत होगी और ऊपर क्या होगा, फर्श होगा। जैसे मैं इसको ऐसे रख लूं तो ये आपका फर्श कहलाएगा और ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, छत कहलाएगी। तो इनका क्षेत्रफल अगर मैं दो मतलब इन दोनों को भी जोड़ दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने की बात की, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये इसका जो घनाभ होता है, इसका हर एक जो फलक होता है वो एक आयत से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके सारे के सारे टोटल कितने फलक हैं तो हम फलक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने फलक हैं, इसके टोटल 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक आपके 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो पहला फलक मैं इसे मान लूं। ठीक है, पहला फलक मैं क्या मान लेता हूँ, इधर से इसको मान लेते हैं पहला फलक। ये हमारा क्या है, पहला फलक है। पहला फलक अगर आप यहाँ पे बात करोगे, ये चीज आपकी लंबाई हो गई और ये चीज आपकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। ठीक है, इसमें ये वाली चीज आपकी लंबाई है और ये वाली चीज आपकी ऊंचाई है और ये वाली चीज को हम चौड़ाई बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी 4 दीवारी की बात करेंगे। तो 1 2 3 और 4, फिर ये छत हो जाएगी और ये फर्श हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको बांट लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे आपको लंबाई और ये ऊंचाई दिख रही होगी, तो इस वाले जो आयत हो जाएगा, सामने जो आपको आयत नजर आ रहा होगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले जो सतह हो जाएगी उसका क्षेत्रफल लिख देता हूं L और H। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने इसको पहला माना है, ठीक, इसको दूसरी सतह माना, इसको तीसरी सतह माना। ठीक है, तीसरी सतह, तो तीसरी सतह इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, LH हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है आपकी, अगर आप इसे गौर से देखोगे इसमें भी लंबाई और ऊंचाई है। ठीक है, तो ये वाली जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ये वाली चीज भी आपकी क्या हो जाएगी, L इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, L इंटू एच हो जाएगा। ठीक, ये L और ये H, क्लियर है इतना। अब अगर हम इसकी बात करें, इधर आपकी ये वाली चीज हमने बोली थी चौड़ाई है और ये वाली चीज इतनी क्या है, ऊंचाई है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इस वाली सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, V इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरी सतह है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, V इंटू एच हो जाएगा। अगर हम चौथी सतह की बात करें, चौथी सतह हमारी क्या हो जाएगी, ये हमने पहली सतह ये माना था, दूसरा जो पृष्ठ था वो ये हो गया, तीसरा पृष्ठ ये, चौथा पृष्ठ ये, और चौथे पृष्ठ में भी हमारे कौन कौन सी चीजें हैं, हमने कहा था ये डिब्बा इतना चौड़ा है, तो मतलब ये जो V है इसको हमने चौड़ाई को B बोला और ऊंचाई को हमने इसको ऊंचाई माना था, इसको H। इसमें 2 सतह दिख रही होंगी, एक V और एक H। तो ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी, V और H हो जाएगी। ठीक है, BH हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर इतनी चीजें आपने निकाल ली तो आपसे क्या पूछा गया होगा, पहला जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कौन सा पूछा जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे LH LH BH BH। ये 4 दीवारी हमने जोड़ी, ये निकाली, 1 2 3 4। आप अपने जिस भी कमरे में बैठे होगे, 1 2 3 और 4, ये 4 जो दीवारें होंगी, उन चारों दीवारों का, कमरे की 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल निकालोगे वो भी यही होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकाल दोगे, आप कहोगे कि भैया LH होता है प्लस फिर क्या हो जाएगा BH, फिर LH और फिर क्या हो जाएगा आपका BH। आपको चारों सतहों का जो क्षेत्रफल निकाला आपने, चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़ देना है। तो आप देखोगे LH कितने LH हो गए, तो बोले भैया 2LH हो गए। कितने BH हो गए, तो बोले भैया 2
बी एच भी हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 2 हमें कॉमन नजर आ रहा है और एच भी हमको कॉमन नजर आ रहा है, तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, 2h ब्रैकेट में आपका क्या बच जाएगा, l प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से क्या करोगे, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी यहाँ पे लिख दोगे, पहले लिख दोगे, इनटू h को मैं इधर लिख दूं, तो ये क्या है, अगर आप यहाँ पे और थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, 2l प्लस बी इस फॉर्मूले को हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये क्या होता है, हमारा आयत का परिमाप होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाली जो चीज हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा। तो आप इसको और बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, जो घनाभ है, घनाभ का पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप, और आयत के परिमाप में आप किसकी गुणा करा देंगे, ऊंचाई की गुणा करा देंगे, आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, या फिर 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू h आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और अगर आप भूल जाते हैं तो आप किसी भी जिस भी कमरे में आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उसकी क्या कहोगे कि भाई एक चीज आपकी हर एक 4 दीवार आपको ले लेनी है और चारों दीवारों में एक चीज को लंबाई, एक चीज को चौड़ाई, एक चीज को ऊंचाई मान के और इस तरीके से कर देना है। वो लंबा कुछ मतलब जो कमरा होगा वो कुछ ना कुछ लंबा होगा, कुछ ना कुछ चौड़ा होगा और कुछ ना कुछ ऊंचा होगा। ठीक है, तो अगर आप उसकी 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वो घनाभ का पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर यही हम कहें घनाभ का पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आपसे पूछा जाए कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए तो वो भी यही होता है। ठीक है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी यही होता है। उम्मीद है ये वाली बात अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक, अब हम इसकी 5वीं और 6ठी की बात कर लेते हैं। 2 फलक हमारे बचे थे, हमने इन 4 फलकों की बात कर ली थी, 1, 2, 3 और 4, हमने इन 4 फलकों की बात कर ली थी। 5 और 6, ये 5वां फलक और ये 6ठा फलक, मतलब अगर हम बात करें जिस भी रूम में बैठे होंगे हम उसकी छत की बात कर रहे हैं और उसकी फर्श की बात कर रहे हैं। आप अगर छत और फर्श की बात करेंगे तो छत में आपको ऊंचाई नजर नहीं आएगी, क्या होगी इसमें, एक तो ये वाली चीज लंबाई हमने बोला था और इस वाली चीज को हमने क्या बोला था, चौड़ाई बोला था। इसको लंबाई बोला था और इस चीज को हमने क्या बोला था, चौड़ाई बोला था। क्लियर है इतना, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो हमने 5वीं सतह का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, और जो 6ठी सतह हो जाएगी, जो फर्श होगा, उसमें भी क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई ही होगी, ऊंचाई नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमने घनाभ का पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल जब कर लिया, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या हो जाएगा, आपका पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा ही होगा। ठीक है, पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो उसमें पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको जरूर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्यों जोड़ना पड़ेगा भाई, 4 दीवारी तो जोड़ोगे ही जोड़ोगे। पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आपको हम पहले ही समझा चुके हैं। पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 1, 2, 3, 4 दीवारी, और संपूर्ण पृष्ठ मतलब जितने भी पृष्ठ हैं, जो पृष्ठ और बचे थे, टोटल 6 पृष्ठ थे, दोनों पृष्ठ को और जोड़ देना है आपको। तो टोटल 6 पृष्ठ हैं, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छत प्लस फर्श। मैं फिलहाल ऐसे छत प्लस फर्श इस तरीके से लिख देता हूं, छत प्लस फर्श हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, छत प्लस फर्श लिख दिया। तो पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप देखोगे, ये आपका था 2, यहाँ पे ही मैं ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूं, ये 2LH प्लस 2BH, और हमारा जो छत और फर्श आया, छत का भी LV है और इसका भी LV है, तो LV प्लस LV। ठीक, तो मैं LV को पहले लिख लेता हूं, इनको जोड़ के भाई 2LV हो जाएंगे प्लस 2BH हो जाएंगे प्लस 2LH हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर आपसे ये फॉर्मूला पूछा जाएगा तो 2 आप कॉमन आ जाएगा यहाँ से, LV प्लस BH प्लस LH क्या हो जाएगा, LH हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात भी अब आपको समझ आ गई होगी कि घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2LH, 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस LH। ठीक है, हमने L से शुरू किया, LB प्लस BH प्लस LH।
ठीक है, तो इतनी बात आ गई होगी समझ में। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब आप याद कर सकते हैं। आप जिस भी कमरे में बैठे होंगे उस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल आप निकाल के जब जोड़ देते हैं तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। अब इसके बाद एक और जो फॉर्मूला बचता है वो होता है आपका घनाभ का आयतन। ठीक है, तो किसी भी चीज का आयतन जो होता है ना, घनाभ का आयतन, ठीक है, तो घनाभ का आयतन मतलब हम इसके अंदर, हमारा इसके अंदर कितना सामान आ जाएगा। इसको हमने खोला, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें रख सकते हैं। ठीक, इसके अंदर कितना सामान आ जाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, आयतन। ठीक है, तो आयतन आपका क्या होता है, आयतन हमेशा इसके आधार पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, इसके बेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आधार के क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। तो भाई जितना चौड़ा या लंबा, ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन हमेशा आधार के क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। आधार का क्षेत्रफल, और किस चीज पे डिपेंड करेगा, गुणा ऊंचाई। दूसरी किस चीज पे डिपेंड करेगा, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है इतना। कभी भी हमें क्या निकालना पड़े, आयतन निकालना पड़े किसी भी चीज का, तो आप क्या कहोगे, घनाभ का, जैसे अब हमारे पास घनाभ का आयतन है तो हम कहेंगे इसके आधार पे डिपेंड करेगा आधार का क्षेत्रफल, और गुणा कितना, इसकी ऊंचाई कितनी है उस पे डिपेंड करेगा। इतनी बात आई समझ में। तो अगर हम इसकी घनाभ की आधार की बात करें तो आधार क्या हो जाएगा, इसका फर्श ही तो हो जाएगा, जिस रूम में हम बैठे हैं वो फर्श, और फर्श का भी हमने क्षेत्रफल क्या निकाला था, L इंटू बी निकाला था। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे आधार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो L इंटू बी हो जाएगा, और ऊंचाई को आपने क्या बोल दिया था, ऊंचाई को आपने बोल दिया था h। ठीक है, तो आपका घनाभ का जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल वी और h हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ हमने पिछले जो यहाँ पे देखा, हमने क्या देखा, घनाभ के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। ये एक 3D आकृति होती है, और ये क्या होता है, इसका हर एक जो पृष्ठ होता है वो आयत से मिलकर बना होता था। तो आयत की वजह से हमने इस तरीके से इनके क्या निकाल लिए, सारे के सारे क्षेत्रफल निकाल के, और आपको बता दिए कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और घनाभ का आयतन क्या होता है। अब हम चलते हैं घन की तरफ। ठीक है, अब अगर हम बात करें घन, घन का जो प्रत्येक फलक होता है वो एक वर्ग से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो घन आपने देखा ही होगा। ठीक है, आप क्यूब आपके पास होगा ही होगा, या फिर जो लूडो है उसका आपने पासा देखा होगा, वो आपका क्या है, क्यूब होता है। ठीक है, तो ये आपका किससे मिलकर बना होता है, एक, अगर हम बात करें घन, घन में भी कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और हर एक फलक किससे मिलकर बना होता है, एक वर्ग से मिलकर बना होता है। ये त्रिविमीय आकृति होती है, और इसकी चाहे लंबाई की बात करो वो भी आपकी ए हो जाएगी, चौड़ाई की बात करो तो वो भी आपकी ए हो जाएगी, और ऊंचाई की बात करोगे तो वो भी आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कितने फलक होते हैं, तो आप कहोगे कि भाई इसमें भी 6 फलक होते हैं। कितने फलक हो जाएंगे, 6 फलक हो जाएंगे, 3, 4, 5 और 6। तो हमने कहा हर एक फलक का क्षेत्रफल निकाल लो। आपने कहा हर एक फलक, आपने कह रहे हैं कि एक वर्ग होता है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। तो वर्ग का हर एक फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है ये वाली चीज अब आप समझ पा रहे होंगे। जैसे हमने पहले किया था लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर हमने यहाँ पे पहले इसकी बात कर रहे थे तो लंबाई गुणा ऊंचाई हमने कहा था, और लंबाई गुणा ऊंचाई, यहाँ पे लंबाई भी कितनी है, ए है, और ऊंचाई भी कितनी है, ए है, तो हमने ए की ए से गुणा करा के सीधे सीधे ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो अब हमसे पहला सवाल पूछा जाएगा, पहला जो फॉर्मूला हमारा बनता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भैया आप 4 दीवारी का क्षेत्रफल, जब भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा आपको पहले 4 दीवारियों का क्षेत्रफल निकाल देना है। 1, 2, 3, 4 मतलब आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितने ए स्क्वायर हो गए, तो आप कहोगे कि भैया ये तो 4 ए स्क्वायर हो गया।
कितना हो गया भैया, 4a² हो गया। हमने कहा कि भाई घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। क्या निकाल देना है हमको, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने आपको बताया था कि भाई चार दीवारी का तो क्षेत्रफल जुड़ेगा ही जुड़ेगा। चार दीवारी का मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। वो कितना है, 4a²। अच्छा, छत का क्षेत्रफल कितना है, a² है या नहीं है? तो आप क्या कहोगे कि भाई a² और जोड़ दो। हमने कहा फर्श का क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा, तो बोले a² और जोड़ दो। कितने a² हो गए, 4a², एक a² मतलब 5a², एक और है तो 6a²। तो आपसे कभी भी कोई पूछता है कि घन जो घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे भाई इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं और हर एक फलक एक वर्ग से मिलकर बना होता है। एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो a² होता है। तो आपके 6 फलक हैं तो 6a²। और अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है घन का तो आप कहोगे कि 4a², क्योंकि उसमें 4 फलक होते हैं। क्लियर है इतना, 4 फलकों का क्षेत्रफल को जोड़ा जाता है। तीसरी चीज जो हो जाएगी वो क्या होता है, आपका घन का आयतन होता है। क्या होता है, आपका घन का आयतन होता है। और घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, हमने अभी आपको बताया था किसी भी चीज का आयतन जो होता है वो उसके आधार के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे भी वही चीज लिखेंगे कि भाई आधार का क्षेत्रफल निकालो और गुणा ऊंचाई निकाल दो। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई निकाल दो। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हमने कहा आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, तो हमने कहा आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये इसका आधार हो गया। आधार हमने फर्श माना था, छठी सतह मान रहे थे इसको, तो हमने कहा a² हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ सेम है। तो आप क्या कहोगे, आधार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। हमने कहा ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बोले ऊंचाई इसमें क्या है, ऊंचाई h नहीं है, कितनी है, a है। तो आप क्या कहोगे, a हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोल देंगे, a की घात ये कितना हो जाएगा, a²। आधार जब समान होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। घात कितनी हो जाएगी, a⁻³ हो जाएगी, या भुजा का क्यूब आप इसे बोल सकते हो। ऐसे भी बोल सकते हो, क्या हो जाएगा, इसे हम भुजा का क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। आपको ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है, तो हमने घन के भी फॉर्मूले देख लिए। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम चलते हैं लंब वृत्तीय वेलन की ओर। ठीक है, तो अब हमारा जो लंब वृत्तीय वेलन होता है वो कैसे बनता है, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, लंब वृत्तीय वेलन की बात करते हैं। लंब वृत्तीय वेलन, ठीक है, लंब वृत्तीय वेलन आपका कैसे होगा, ठीक है, ये आपका क्या है, लंब वृत्तीय वेलन है। ठीक है, तो लंब वृत्तीय वेलन की अगर हम बात करें, ये जो लंब वृत्तीय वेलन है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पहले तो हमने ये चीज जान लेते हैं। ये जो इसकी छत होती है, ये अगर आप यहाँ पे इसकी छत की बात करोगे, ये कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। इसके फर्श की बात करें तो ये भी क्या होती है, वृत्ताकार होती है। ठीक है, तो ये वृत्ताकार सतहें होती हैं। और इसकी अगर हमने त्रिज्या की बात की, यहाँ पे r लिख देते हैं और इसकी ऊंचाई हम क्या लिख देते हैं, h लिख देते हैं। ठीक, अब मान लीजिए मैंने इस चीज को, ये जो हमारा शेप है इसको मैंने यहां से कट कर दिया। ठीक, इसको अगर मैं यहां से कट कर दूं, इस वृत्त जो लंब वृत्तीय वेलन है इसको यहां से कट कर दूं, तो ये कट होने के बाद कैसा, ये आयत का फॉर्म एक कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये आयत बन जाएगा। क्लियर है, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, ये इसको मैंने यहां से कट किया, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, चार दीवारी का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं। मतलब अब देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा जाएगा, पहले तो हम ये वाली बात एक लिख देते हैं कि बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी मतलब आपका होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किसके केस में बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बोलते हैं हम बोलते हैं घन और घनाभ के केस में। लेकिन जैसे ही वेलन आएगा तो हम इसका क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया, आपका जो भी आपका एक घनाभ होगा, इस घनाभ को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। ठीक, अब कट कर दिया तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एक सेकेंड अभी आप रुक सकते हैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये पेज है और मैं इसका क्या बना लेता हूँ, एक
बेलन बना लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक बेलन के शेप का हो गया, ठीक, ये बेलन हो गया आपका, क्लियर है इतना। ये आपका बेलनाकार हो जाएगा, ये बेलन हो जाएगा, लंबवृत्तीय बेलन या फिर सिलेंडर। अभी फिलहाल हमारे पास ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने बात की, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी चार दीवारी का क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझसे पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसके चारों ओर के इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं छत और फर्श की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके चार दीवारी की बात कर रहा हूँ। चार दीवारी का मतलब इधर से ये वाली चीज, यहाँ जो पेन हमारा रोटेट कर रहा है ना, ये सारा का सारा, ये क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करो, इसको आयत बना लो। इसका आयत कैसे बनाओगे, आप इसको ऐसे करके खोल दोगे। जैसे ही आप इसको ऐसे करके खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। अब देखो आयत बनने से पहले अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। इस आयत की जो हमारी लंबाई थी, इसको अगर आप देखोगे ना, ये आपका क्या नजर आ रहा होगा, ये आपको बाउंड्री, ये परिधि नजर आ रही होगी। ये वृत्ताकार वो है तो ये वृत्त की परिधि हो जाएगी। और ये परिधि कितनी हो जाएगी, जब मैंने इसको खोला तो ये वाली चीज बन जाएगी आपकी, ये वाली चीज आपकी वही वृत्त की परिधि हो जाएगी। ये परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr होती है। तो हम अगर बात करें इसकी जो लंबाई हो जाएगी आयत की, जो आपका इस तरीके से आयत बना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2πr बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, 2πr बन जाएगा, ठीक। और अगर हम इसकी बात करें तो ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली चीज आपकी h हो जाएगी। ये तो h ही रहेगी क्योंकि हमने h मान रखा था। तो इस आयत का आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है, तो वही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, हो गया आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ पे आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, 2πr दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2πr, और ये आपका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो आपका बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2πrh हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम इसके किसकी बात करें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और चीज अभी एक बार मैं और समझा देता हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर आप सिर्फ इतने फॉर्मूले को देखोगे ना, 2πr आपने पहले भी पढ़ा था, अभी इसीलिए आपको जो 2D शेप्स थी उनके फॉर्मूले पढ़ाए गए थे, क्योंकि 2πr आपका क्या है, वृत्त की परिधि है, ठीक है, वृत्त की परिधि है। तो आप ऐसे करके भी याद रख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि इंटू h, वृत्त की परिधि इंटू h। तो वृत्त की परिधि गुणा ऊंचाई आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसको एक बार और थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। तो ये आयत का परिमाप आयत से बना था या नहीं, बताओ भाई, आयत का परिमाप गुणा h हो गया, ठीक। और यहाँ पे ये वाली जो चीज है ये क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि गुणा h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। और ये क्या होता है, आप ऐसे याद रख सकते हो, वृत्त की परिधि वृत्तों से मिलकर बना होता है। एक वृत्त को दूसरे ऊपर ऐसे 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 रखते जाओगे तो भाई ये क्या बन जाएगा, आपका वृत्त बन जाएगा। और वृत्त की परिधि गुणा h आपका क्या हो जाएगा, यही आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हमने इसके बाद की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो आपका इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आता ही आता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा। इसका छत और इसकी फर्श भी आपको लेनी पड़ेगी। छत आपका कितना हो जाएगा, πr², और फर्श आपका कितना हो जाएगा, πr², क्योंकि ये जो छत और फर्श है वो कैसी सतह है, वृत्ताकार सतह है। तो πr² आपका कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2πrh प्लस πr² आपका कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। 2πr को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, h बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपका r बच जाएगा। क्लियर है इतना। तो देखो यहाँ पे फिर से हमारी वही चीज, वृत्त की परिधि में वृत्त की परिधि की गुणा अगर आप किससे करा दो, ऊंचाई प्लस त्रिज्या से करा दो, तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप ऐसे याद रखना चाहो, वरना फिर सबसे अच्छा तरीका यही है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद कर लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर लेना है, उसमें छत और फर्श जोड़ते जाओ। सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपने कहा इसका आयतन, तो बेलन का आयतन की अगर हमने बात की, तो लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है, हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भैया आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का
क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल आपका कितना होता है, इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार फिर से हमारा वही वृत्त होगा, तो वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकाल देना है और वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो आपका वेलन का जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात भी अब आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट चलते हैं, अगली स्लाइड जो है हमारी, यहाँ पे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने घन, घनाभ और बेलन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शंकु। ठीक, शंकु, शंकु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोन बोलेंगे। ठीक, शंकु कैसा होगा, आपने देखा होगा हैप्पी बर्थडे वाली कैप, ठीक, या फिर आइसक्रीम मान सकते हो। अब देखो शंकु इकलौती एक ऐसी आकृति होती है जिसमें क्या होती है, तिरछी ऊंचाई होती है। तिरछी ऊंचाई को हम क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। अभी तक आपने जितनी भी शेप्स पढ़ी हैं उनमें किसी में भी आपकी तिरछी ऊंचाई नहीं दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और ये वाली चीज जो हो जाएगी वो इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज जो है इसकी हाइट हो जाएगी। तो अगर आपने कहा ये चीज आपकी एल है, एल क्या है, आपकी तिरछी ऊंचाई है। मैं इसको एक बार लिख भी देता हूं, एल जो होता है वो क्या हो जाएगी, आपकी तिरछी ऊंचाई हो जाएगी, तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। एल आपकी तिरछी ऊंचाई हो जाएगी, आर आपकी त्रिज्या हो जाएगी, और एच आपकी नॉर्मल ऊंचाई हो जाएगी, साधारण ऊंचाई जो हमारी होती है वही हो जाएगी। ठीक है, एच आपकी क्या है, हाइट है, ऊंचाई है। ठीक है, एल तिरछी ऊंचाई, आर त्रिज्या, और ये क्या हो जाएगी आपकी, एच आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, वही चीजें निकालनी है इसमें भी। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाने के लिए हमने जैसे बेलन को काटा था, ठीक, बेलन को हमने बीच से क्या किया था, कट किया था, ऐसे ही हम इस चीज को भी कट कर लेते हैं। इस चीज को अगर जब हम कट करेंगे तो ये वाली चीज कट होने के बाद कैसी बनेगी, कुछ लगभग आपकी इस तरह की बनेगी। क्लियर है, ये वाली चीज आपकी ऐसी बनेगी। लेकिन अभी हम इस तरह की आकृति का शेप, मतलब जो क्षेत्रफल है वो निकालने में सक्षम नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको आयत में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आयत में कैसे, ये आपने एक एक्टिविटी भी की होगी, आपने क्लास ईयर्थ में शायद एक्टिविटी ये की है। तो ये वाली चीज आपने ऐसे करके इसके हम कुछ टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, इसकी पहचान हमने ये वाली बना ली। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको एक आयत के रूप में कन्वर्ट करने जाओगे, क्या करोगे, इस वाली चीज को आप ऐसे करके सीधा रख दोगे। चलो, ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी, ऐसे करके। फिर इस वाले हिस्से को आपने उठा के यहां पे रखा है, ये वाला हिस्सा आपने उठाया है। ठीक है, अब इस वाले हिस्से को उठा के रख दो, इसको उठा के रखोगे, इसको उल्टा करके रखोगे, उल्टा करके रखोगे तो ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी, ऐसे करके। ठीक, अच्छा, ये वाली चीज पहले एक बार एक चीज हम फिर से समझ लेते हैं। जब हमने इसको कट किया था तो ये हमारा वृत्ताकार है, तो इसकी लंबाई जैसे हमने पिछली बार भी की थी, ये क्या हो जाएगी आपकी 2 पाई आर हो जाएगी। इतनी बात आ गई होगी समझ में। और ये वाली चीज क्या हो जाएगी आपकी, एल हो जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। ठीक है, ये वाली चीज आपकी तिरछी ऊंचाई है, और ये क्या है आपकी 2 पाई आर। जब हमने इसको कट करेंगे, यहां से सेंटर से हमने इसको कट कर लिया, कट करने के बाद ये जो हो जाएगा, यहां से ये चीज पूरी खुल जाएगी, और ये चीज पूरी खुल के आपकी ऐसी नजर आएगी, ये 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त की परिधि ही तो है। और यहाँ पे ये वाली चीज आपकी ये नजर आ रही होगी, एल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके रखेंगे। अब ये वाला हिस्सा उठा के हमने यहाँ रखा, ये वाला हिस्सा उठा के हमने उल्टा करके यहाँ पे रख दिया। इसको उठा के फिर हम ऐसे ही करेंगे, इसको उठाया हमने और इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे करके बना दिया। अब इसमें हमने फिर से ये डिजाइन बना रखी थी, ये हमारा ये तीसरा वाला पार्ट था। अब चौथा वाला पार्ट बनाएंगे, तो फिर हम इसको ऐसे उठा के रखेंगे।
ठीक है। तो ये वाला हिस्सा बनाया, फिर अगला अगला पार्ट हम ऐसे बनाएंगे। तो आपको इस तरह का ये वाली चीज जो नजर आ रही होगी वो इस तरह का कुछ आयत नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये आपसे एक्टिविटी भी कराई जाती है, अगर आपको याद हो तो ये जब आप एक्टिविटी को कर रहे होंगे, इस क्रियाकलाप को कर रहे होंगे, तो आपने ये वाली चीज अच्छे से समझी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2πr है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक चीज को सीधा करके रख रहे हैं, एक चीज उल्टा, एक चीज सीधा उल्टा सीधा उल्टा। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज है वो आपकी क्या बन जाती है, ये आपकी 2πr की जगह इसकी लेंथ कितनी रह जाएगी, πr। क्यों? क्योंकि πr आपका इधर चला गया, πr आपका इधर चला गया, तो ये वाली चीज πr हो गया। और ये वाली चीज आपकी l थी ही, तो πr की l से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, πr इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, πr इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये वाली बात अब आपको समझ आ गई होगी। जो शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कैसा निकाला, हमने इसको कट किया, कट करने के बाद हमने इस तरह से इसको मतलब अलग अलग डिजाइन के अलग अलग कलर कर लिए, इसमें एक कलर, इसमें दूसरा, ये अलग, और फिर इस तरह से हमने कलर कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको इस तरीके से सेट करने की कोशिश की कि भाई ये क्या बना ले, एक आयत जैसी आकृति बना ले। जैसे ही ये आयत के जैसी आकृति बन जाएगी तो ये आपके क्या बन जाएगा, हम आयत का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं और इसे हम क्या बोल देंगे, πr बोल देंगे। इतनी बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे, πr होता है। उसके बाद अगर हमने कहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो इसका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए, तो आप कहोगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा उसमें, πr। फिर इसमें छत और फर्श का जोड़ दो। अब इसमें छत तो है ही नहीं, क्या करेंगे हम, केवल और केवल फर्श का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो πr² हो जाएगा। और πr अगर आपका कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में आपका कितना बच जाएगा, l + r बच जाएगा। ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हमने बात की शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, शंकु के आयतन की, ठीक है। अब जब हम आयतन की बात कर रहे हैं उससे पहले हमको एक और बात समझ लेनी चाहिए। वो बात क्या है, एक बार आइए देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहीं पे कर देता हूं, वैसे मैं यहाँ पे ये चीज हो गई, अब मैं इसका आयतन पढ़ने वाला हूं, आयतन, ठीक, आयतन। तो शंकु का आयतन, आप कहोगे कि भाई शंकु का आयतन में भी आप क्या कर दो, वही आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई लगा दो। तो इसमें अगर मैं आधार का क्षेत्रफल, ये वाली बात कर रहा हूं, आधार का क्षेत्रफल लगाऊंगा πr², और फिर ऊंचाई की अगर मैं बात करूंगा तो ऊंचाई आपकी सेम नहीं है। अभी तक जितनी भी हमने शेप्स देखी थी उनमें जो ऊंचाई थी, मतलब ये जो शेप है यहाँ पे, ये वाली चीज क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो ये वाली चीज की वजह से हमारा आयतन जो है वो डिफर करेगा। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इस चीज को समझ लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका एक शंकु है। अगर मैंने इतनी ही ऊंचाई का और इतनी ही त्रिज्या का मैंने क्या बना दिया, एक, मान लो इतनी ही ऊंचाई और इतनी ही त्रिज्या का मैंने एक बेलन बना दिया, ठीक है। इतनी ही ऊंचाई और इतनी ही त्रिज्या का अगर मैंने एक बेलन बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, मतलब अगर मैं इसकी बात कहूं, ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, और ये वाली चीज मैंने कहा ये r हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई अगर आपके पास दो आकृतियां हैं, दो तरह की चीजें हैं, एक क्या है, एक आपके इस r त्रिज्या का और h ऊंचाई का शंकु है, और r त्रिज्या और h ऊंचाई का अगर आपके पास एक लंबवृत्तीय बेलन है, तो आप इस आकृति में पानी भर के जब उसमें डालेंगे तो आपका ये 3 बार में पूरा भरेगा। मतलब पहली बार में इसको हमने इसमें पानी भरा और इसको यहाँ पे ऐसे करके इसको पानी डाला तो ये कितना हो जाएगा, इतना फिल होगा। दूसरी बार में ये वाली चीज इतना फिल होगा, और तीसरी बार में ये वाली चीज इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा जो शंकु का आयतन होगा ना, शंकु का आयतन, तो ये हमने 3 शंकु भर के डाला या नहीं डाला, तो आप कहोगे 3 शंकुओं का आयतन, 3 गुणा शंकु का आयतन, 3 गुणा शंकु का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एक बेलन के आयतन के बराबर,
किसके बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन के बराबर हो जाएगा। अब ये 3 इधर गुणा करा रहा है, इधर जाके क्या कराएगा, भाग कराएगा। तो हम अगर बात करें शंकु का जो आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। ये 3 इधर गुणा करा रहा है, इधर जाके क्या कराएगा, भाग, 1/3 हो जाएगा। और बेलन का आयतन अभी हम पिछले सवाल में पढ़ के आए हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको शंकु का जो आयतन मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बात करें पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। और शंकु का आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन को अगर हम 3 से भाग कर दें तो हमारा शंकु का आयतन निकल आता है, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली थी। एक हमारे पास एक और चीज बचती है एल। अगर हमको सवाल में सिर्फ एच और आर दे रखा हो तो एल हम कैसे निकालेंगे। तो अगर आप देखोगे ये वाली जो चीज है ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज बना रहे होंगे। ये वाली चीज आपकी हाइट जो होती है ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है और ये इसकी तिरछी ऊंचाई है, ये आपका कर्ण का काम करेगी। तो आपको एल की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो क्या लगाना पड़ेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो L बराबर ये मतलब आप पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हो, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये आपका H रहेगा, ये आपका R, ये आपका L रहेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, मतलब L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। और हमसे केवल और केवल L के बारे में पूछा गया है, L स्क्वायर के बारे में नहीं। तो हम क्या करेंगे, L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर उसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। आपको शंकु में यही चीजें पूछी जाएंगी कि भाई इसकी लंबाई कितनी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या तिरछी ऊंचाई, लंबाई नहीं तिरछी ऊंचाई, एल की बात कर रहे हैं तो ये तिरछी ऊंचाई होती है। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब हम चलते हैं, आपके लास्ट जो चीजें बच रही हैं वो आपकी क्या बच रही हैं, एक आपका बच रहा है गोला और एक आपका बच रहा है अर्धगोला। ठीक, गोला, ठीक, और एक आपका क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, हेमी स्फीयर की बात करते हैं, गोला मतलब स्फीयर। ठीक है, तो गोला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्फीयर हो जाएगा। और अर्धगोले की अगर हम बात करें तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, हेमी स्फीयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा और अर्धगोला या फिर हेमी स्फीयर हो जाएगा। अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोला और एक आपका अर्धगोले को हम हेमीस्फीयर बोलते हैं और गोले को स्फीयर बोलेंगे अंग्रेजी में। अब हम गोला, अगर अब गोला और वृत्त की बात करें तो वृत्त आप समझ सकते हो, एक चूड़ी आप एक वृत्त की तरह आप मान सकते हो। और अगर गोला अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो गोला आपको फुटबॉल या क्रिकेट बॉल, जो भी आपको बॉल नजर आ रही होंगी जो पूरी तरीके से गोल होंगी सब तरफ से, तो वो आपको जो 3D आकृति होगी वो गोला हो जाएगी। और 2D जो आकृति आपको नजर आ रही होगी वो किस में आ जाएगी आपकी, वो आपकी आ जाएगी वृत्त में। ठीक है, तो जैसे आप फुटबॉल, वॉलीबॉल, आप ये चीजें मान सकते हो। ठीक है, अब अगर हम गोले की बात करें, गोले अगर किसी गोले की त्रिज्या r हो तो उसका क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हम पहले ही से जानते हुए आ रहे हैं कि भाई इसकी 4 दीवारी का क्षेत्रफल, इसके चारों ओर का क्षेत्रफल आपको निकालना है। 4 दीवारी का मतलब चारों ओर का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना जरूरी है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हम क्या कर रहे थे, हमने एक तो पहले उसकी चार दीवारी का निकाल लिया, फिर छत और फर्श का भी उसका क्षेत्रफल निकाल ले रहे थे, उसको भी ऐड कर दे रहे थे, और फिर हमने क्या किया था, गोले का आयतन निकाला था, गोले का आयतन। ठीक है, तो अब हम इनके फॉर्मूलों को कैसे याद रखेंगे वो चीजें देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमने कहा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। हमने कहा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो गोले में चार दीवारी, और अगर फुटबॉल आप लेते हैं तो उसकी छत और फर्श आप नहीं निकाल सकते, तो उसका ना तो मतलब जो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वही आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होता है, तो वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर ही हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए गोले का आयतन, तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर का क्यूब। अब अगर हम यहाँ पे बात करें अर्धगोले की, तो अर्धगोला आपका कितना होता है, अर्धगोले का सबसे पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। तो हमने कहा अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसको हम 2 से भाग कर देते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। हमसे पूछा गया कि भैया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, अब देखो हमने क्या कहा था, चार दीवारी का क्षेत्रफल। अब ये जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इस चीज का क्षेत्रफल है, इसके चारों ओर। अगर मान लो हमारे पास एक अर्धगोला है और उसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर से पेंट करना चाह रहे हैं, तो वो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ऊपर जैसे तरबूज है, अगर आधा तरबूज अगर वो बिल्कुल गोल तरबूज है तो हम उसे क्या कहेंगे, जो हरा हरा पार्ट आपको ये छिक्कल नजर आएगा, यहाँ पे हमने इसको तरबूज को बीच में से काटा है, बिल्कुल गोल तरबूज को, तो जो आधा हिस्सा हमने यहाँ पे रखा है, जो ग्रीन कलर का ये वाला पार्ट होगा वो आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा। ऊपर यहाँ पे ये वाली चीज उसमें नहीं आएगी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, क्योंकि ये अब हमारी छत का काम करेगी। ठीक है, अब ये वाली चीज किसका काम करेगी, छत का काम करेगी, और छत का काम करेगी तो हम इसको किस में जोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे अलग हो जाएगा। भाई जो ग्रीन कलर का पार्ट होगा, जो आधे तरबूज का ग्रीन कलर का पार्ट होगा, वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वो जुड़ेगा, प्लस इसकी जो छत है, जो रेड कलर का हिस्सा होगा वो भी यहाँ पे जुड़ेगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर आपका ये जो सतह है वो वृत्ताकार सतह होगी, तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा आपका, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन आपका कितना हो जाएगा, गोले का जो आयतन हो जाएगा, गोले का अगर आप देखोगे अर्धगोले का, ये गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब है, तो अर्धगोले का जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/3। 4/3 को आप 2 से भाग कर दोगे तो 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर आपके सारे के सारे फॉर्मूले आपके चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे जो भी चीज़ें हमने आप पढ़ी हैं, यहाँ पे हमने सारे के सारे फॉर्मूले आपको समझाने की कोशिश की, चाहे 2D आकृतियाँ हों, चाहे 3D आकृतियाँ हों, वो हमने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, और उम्मीद है ये वाली चीज़ें आपको समझ भी आई होंगी। एक चीज़ और याद रखना, अगर आपसे कभी भी क्षेत्रफल की बात की जाए, ये इनकी यूनिट हमेशा मीटर या सेंटीमीटर होगी। इनकी जो यूनिट होगी वो किसमें हो जाएगी, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर जो भी होगा वो स्क्वायर में होगा, स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, लेकिन आयतन की अगर हम बात करें, आयतन में हमेशा जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में होगी। क्लियर है इतना? ठीक है, तो अगर आपको आयतन जब भी निकालोगे तो आयतन अगर आपका सेंटीमीटर में उसकी त्रिज्या दे रखी होगी, या गोले की त्रिज्या, या अगर किसी भी चीज की हमें जो लंबाई दे रखी होगी या चौड़ाई ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, 3D आकृतियों में आयतन निकालते हैं, तो अगर वो चीजें हमें सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो उसका आयतन निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और परिमाप हमारा सेंटीमीटर में रहता है, वो 2D आकृतियों की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो इतनी बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, कैसे आपको याद रखने हैं ये चीज़ हमने समझाने की एक बार कोशिश की है। ठीक है,
तो उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जो हमारा प्रयास है वो बेहतर लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं कि आपको जो हमारा प्रयास है वो कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।